वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले गेट 2024 के क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये जो वीडियो बनाऊंगी ये मैं टू पार्ट्स में बनाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट में जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्प्लेक्स के हैं, एलपीपी के हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस के हैं, ओडी एंड पीडी। ठीक है, इन सब के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ अ फंक्शन एफ जो सी से सी जा रहा है। ठीक है, एक फंक्शन हमें सी से सी गिवन है और इस तरीके से कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 के इक्वल। यानी अगर जेड है वो एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो वहीं वहां से हमें वाई क्या गिवन है, 0 के इक्वल। ठीक है। कह रहे हैं हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक ही स्टेटमेंट करेक्ट आएगी। ठीक है। देयर इज अ नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक पोलिनोमियल सेटिस्फाइंग पी। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, कह रहे कि क्या कोई ऐसा नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो मान लेते हैं कि एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर रहा है पी जेड। ठीक है, तो वो मेरे पास कुछ इस टाइप का होगा, मैंने मान लिया कि वो एन डिग्री का है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आया, एक पोलिनोमियल जो क्या करना चाहिए, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब जो मेरा पी जेड का मॉडुलस आएगा, पी जेड का जो मॉडुलस आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। अच्छा, अगर कोई भी पोलिनोमियल है उसका मॉडुलस 1 है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल बाउंडेड होना चाहिए। तो क्या पोलिनोमियल बाउंडेड होते हैं, होते हैं, लेकिन हमेशा कौन से पोलिनोमियल बाउंडेड होते हैं, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, वैसे कोई पोलिनोमियल बाउंडेड नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा कि नॉन कांस्टेंट एनालिटिक पॉलिनोमियल तो ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जो बाउंडेड रहेगा, जिसके लिए मॉडुलस ऑफ एफ जेड 1 के इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एवरी एंटायर फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग पी इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कह रहे कि क्या हर फंक्शन जो एफ को सेटिस्फाई करे वो कांस्टेंट होएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगर एफ जेड को मैं क्या ले लेती हूँ, ई की पावर आयोटा जेड ले लेती हूँ। ठीक है, तो इसका इसका मॉडुलस एक बार चेक करें, क्या आएगा इसका मॉडुलस, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस में आयोटा वाई। ठीक है, इसका मॉडुलस। ठीक है, यहां से क्या होता है, ई की पावर आयोटा एक्स एंड आयोटा स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा। अच्छा, वाई हमें क्या गिवन था, जेड जो एक्स प्लस आयोटा वाई लिख रहे थे उसमें से इमेजिनरी पार्ट 0 गिवन था, तो इसका मतलब वाई इक्वल्स टू 0। तो ये आया ई की पावर आयोटा एक्स, और ये क्या होता है, कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स। ठीक है, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। और ये क्या होता है, 1 के इक्वल। इसका मतलब जो हमारी गिवन कंडीशन है उसको तो वो सेटिस्फाई कर गया, और साथ में ये क्या है, एंटायर भी है। तो एक एंटायर फंक्शन ऐसा मिल गया जो क्या कर रहा है, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है बट नॉट कांस्टेंट। तो इसने क्या बोला है अभी ऑप्शन में कि हर एंटायर फंक्शन कांस्टेंट होएगा, गलत। अब चलते हैं डी ऑप्शन। करेक्ट, देयर इज एन एंटायर फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग पी विद इनफाइनेटली मेनी जीरोस इन, कि मेरे पास एक एंटायर फंक्शन एफ एग्जिस्ट करेगा जो गिवन कंडीशन पी को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज मॉडुलस ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू 1, और उसके पास इनफाइनेटली मैनी जीरोस होने चाहिए सी के अंदर। अच्छा चलो, इनफाइनेटली मैनी जीरोस मान लिए, मान लिए कि एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो एंटायर भी है। ठीक है, और उसके पास क्या है, इनफाइनाइटली मैनी जीरोस है, इनफाइनाइटली मैनी जीरोस है। तो एक बात सोचने वाली है, जो फंक्शन की जो कंडीशन गिवन है वो हमें क्या गिवन है कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड है वो 1 के इक्वल है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। अब इसने बोल दिया कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस है। इनफाइनाइटली मैनी जीरोस का मतलब क्या हुआ कि जेड के, सी के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो वो क्या देंगे, जीरो वैल्यू देंगे। ठीक है, जेड के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो जीरो वैल्यू देंगे। तो ये क्या इस कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, कि इसने तो यहाँ पे बोला है कि फॉर ऑल जेड के लिए एफ जेड है वो मॉडुलस 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली मैनी जेड ऐसे मिल गए जिसके लिए एफ जेड क्या आ रहा है, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब इस कंडीशन को इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई नहीं किया। तो ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, है ना। तो ये क्या हुआ मेरे पास, यहाँ से डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, करेक्ट कि सी है वो एक इलिप्स गिवन है जो मॉडुलस ऑफ z माइनस टू जेड प्लस टू इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये हमें इलिप्स गिवन है, तो हमें इस कॉन्टोर इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जेड स्क्वायर माइनस में 2z प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके क्या निकालते हैं, रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आएगा, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 अपॉन में 2, दैट इज 2 प्लस माइनस 2 आयोटा, और ये और अपॉन में 2, और ये क्या आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो z है
वो एक तो 1 प्लस आयोटा मिला, एक 1 माइनस आयोटा मिला। तो इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं वैल्यूज़। अगर ये वाली चीज़ क्या आ जाती है, लेस देन 8 आ जाती है 1 प्लस आयोटा पुट करने के बाद, तो इसका मतलब ये जो सिंगुलैरिटी है ये इसके अंदर इलिप्स के अंदर एग्जिस्ट कर जाएगी। तो यहाँ से क्या किया, 1 प्लस आयोटा ऑफ -2 प्लस में 1 प्लस आयोटा ऑफ +2। ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये मॉडुलस है, ठीक है, ये क्या है, मॉडुलस है, ये बाहर। ठीक है, तो क्या आएगा ये आयोटा -1 का मॉडुलस प्लस में 3 प्लस में आयोटा का मॉडुलस। ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 का रूट, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आ जाएगा 9 प्लस 1, दैट इज कितना आ गया ये √2 प्लस में √10। और इसकी वैल्यू अप्रोक्स कितनी हो जाएगी, √2 की वैल्यू 1.414 होती है और इसकी क्या होती है 3 पॉइंट समथिंग, तो ये लेस देन 8 ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो सिंगुलरिटी आएगी 1 प्लस आयोटा, ये इलिप्स के अंदर चली गई। ठीक है, सिमिलरली 1 माइनस आयोटा वाली भी इलिप्स के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेजिड्यूज, है ना। रेजिड्यूज एट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा एंड z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमें रेजिड्यूज कैलकुलेट करने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो फॉर्मूला होता है, अगर जैसे हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, एफ सेड अप डी सेड हमें जो गिवन है, और नीचे जो भी सिंगुलरिटीज के लिए गिवन है एक्स जेड माइनस ए, तो वो क्या होता है 2 पाई आयोटा इंटू में रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू ए। और अगर यहाँ पे दो सिंगुलरिटीज हैं तो 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ सिंगुलरिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 प्लस आयोटा के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो रेजिड्यू z टेंड्स टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा के लिए निकाल रहे हैं, और जो फंक्शन गिवन था वो ये था जेड स्क्वायर जेड माइनस, अच्छा ऊपर जो जेड स्क्वायर वाली इक्वेशन थी डिनोमिनेटर में, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जेड माइनस 1 प्लस आयोटा और जेड माइनस 1 माइनस आयोटा। तो जेड माइनस 1 प्लस आयोटा, और साथ में यहाँ पे ये भी तो आएगा जेड माइनस 1 प्लस आयोटा, है ना, और इनटू में जेड माइनस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। ये कितना आ जाएगा ऊपर 2 आयोटा, और नीचे क्या बचेगा 2 आयोटा, तो इसका मतलब ये क्या आ गया 1 के इक्वल। अच्छा सिमिलरली ये तो हमने निकाला है किसके लिए, जब मेरी सिंगुलरिटी 1 प्लस आयोटा थी। अब निकालेंगे जब सिंगुलरिटी 1 माइनस आयोटा है, तो रेजिड्यू एट जेड टेंड्स टू 1 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा जेड माइनस 1 माइनस आयोटा, और इनटू में फंक्शन, फंक्शन क्या है जेड स्क्वायर अपॉन में जेड माइनस 1 प्लस आयोटा जेड माइनस 1 माइनस आयोटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो कितनी आएगी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा ये कैंसिल माइनस का 2 आयोटा, तो ये भी कितना आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज 1 के इक्वल आ गई। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या बताया था कि जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। ठीक है, एट सिंगुलरिटीज, तो 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज कितना है 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई आयोटा। तो इसका मतलब 4 पाई आयोटा क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। देखो कह रहा है कि मुझे एक सबरिंग गिवन है r ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब विद द सबरिंग ऑफ आर एक्स जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, जो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें इस रिंग के बारे में पूछ रहा है कि क्या ये यूएफटी और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पीआईडी होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब से जनरेट हो रही है, इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स आएंगे या इसका जो पोलिनोमियल बनेंगे वो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 8 इस टाइप से बनेंगे, है ना। जो इवन का के भी कलेक्शन आएगा पावर में, और साथ में 3 एंड 2 के मल्टीपल भी जो आएंगे वो आएंगे। ठीक है, तो यहां से हमें ये मिला। अब देखो एक चीज होती है क्या, ये क्या होता है फील्ड, ये होता है यूक्लिडियन डोमेन, ये होता है पीआईडी, ये होता है यूएफटी, ये होता है इंटीग्रल डोमेन, एंड ये होता है कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, अगर कह रहा है कि जो फील्ड होगा ना कोई भी रिंग, तो वो इंप्लाई करेगा यूक्लिडियन डोमेन को, ये इंप्लाई करेगा पीआईडी को, ये इंप्लाई करेगा यूएफटी को, ये इंप्लाई करेगा आईडी को, ये इंप्लाई करेगा कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को। ठीक है,
तो अगर इसका उल्टा कर दूं तो ये इंप्लाई करेगा नोट से इंप्लाई नोट आई, नोट आई इंप्लाई नोट यू इंप्लाई नोट पी आई डी, ठीक है, नोट पी आई डी इंप्लाई नोट ई इंप्लाई नोट फील्ड। कहने का मतलब अगर मुझे यहाँ से पता चल गया कि कोई चीज़ मेरे पास यूएफडी नहीं है, कोई चीज़ यूएफडी नहीं है, तो वो पीआईडी भी नहीं होगी, ठीक है। रिंग हमें गिवन है क्या, आर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा यूएफडी के लिए एक चीज़ होती है कि अगर कोई भी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या होती है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का मतलब होता है कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है, या मैं बोल सकती हूँ कि जिनके पास यूनिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं एक्स की पावर 6 लेती हूँ, अच्छा एक्स की पावर 6 इसके अंदर जाएगी ना, है ना, क्योंकि ये क्या कर रही है, इन दोनों की पावर से जनरेट हो रही है, तो एक्स की पावर 6 इसके अंदर चला गया। मैंने अगर एक्स की पावर 6 के दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ एज ए फैक्टर्स, मैं इसको क्या लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और दूसरी रिप्रेजेंटेशन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अच्छा इसको और आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, सिमिलरली इसको और आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फैक्टराइज करने की कोशिश भी करेंगे तो ये क्या होएगा, एक्स इंटू एक्स की फॉर्म में जाएगा, लेकिन एक्स तो हमारे इसके अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है। सिमिलरली इसको भी और फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर फॉर्म में जाएगा, तो एक्स अगेन इसके अंदर नहीं आएगा। तो क्या हुआ यहाँ से कि हमें एक्स की पावर 6 की दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस मिल गई, और दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिलने का मतलब ये हुआ कि ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन तो नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर यूनिक तो आ नहीं रही रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब नोट यूएफटी। तो नोट यूएफटी हो गया ये हमारे पास रिंग, और ये किसको इंप्लाई करेगा, नोट पीआईडी को, इसका मतलब ये दोनों ही पीआईडी एंड यूएफटी नहीं होंगी। तो हमारा क्या आएगा, कह रहे कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉल्स आएगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। चलते नेक्स्ट पे, देखो कह रहे कि जी मेरे पास एक प्राइम नंबर, एक पी मुझे एक प्राइम नंबर गिवन है, और एन पी जी क्या डिनोट कर रहा है, पी साइलो सब ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी। ये मेरे पास पी साइलो सब ग्रुप्स के नंबर्स को डिनोट कर रहा है कि ऐसे कितने पी साइलो सब ग्रुप्स हमें एक ग्रुप में मिलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एवरी ग्रुप, कह रहा है कि इसमें हर ग्रुप के लिए जो 2024 ऑर्डर का है उसके लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ ट्रू रहेगी, कि मतलब 11 साइलो सब ग्रुप जो बनेगा वो यूनिक बनेगा, 23 वाला 11 बनेंगे, ठीक है, या 11 वाला है वो 1 और 23 के बीच में बिलोंग करेगा, और 23 वाला यूनिक रहेगा। तो इसका मतलब हमें पी साइलो सब ग्रुप्स के नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अच्छा 2024 को लिखना चाहें तो इसको फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 23 इंटू टू की पावर क्यूब, टू की पावर 3, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया हमने। अच्छा यहाँ से अगर मैं सबसे पहले 23 वाले के लिए बात कर लेती हूँ, है ना, 23 साइलो सब ग्रुप, तो उसके लिए क्या करेंगे, साइलोस की थर्ड थ्योरम अप्लाई करेंगे। साइलोस की थर्ड थ्योरम क्या बोलती है, साइलोस की थर्ड थ्योरम क्या बोलती है कि मेरे पास कोई भी ग्रुप है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर हम मान लेते हैं कि मेरे पास p की पावर अल्फा इंटू क्यू की पावर, मतलब कुछ आ रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना होता है कि p साइलो सब ग्रुप ये प्राइम होता है और ये भी प्राइम होता है, तो p साइलो सब ग्रुप्स कितने बन सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हम 1 प्लस में kp, ये किसको डिनोट करेगा, p साइलो सब ग्रुप को, 1 प्लस kp, ये हमारे पास पी साइलो सब ग्रुप होते हैं, और वो इस तरीके से होते हैं कि जो 1 प्लस के पी है ना, ये किसको डिवाइड करना चाहिए, या तो ये किसको डिवाइड करना चाहिए, क्यू की पावर अल्फा को, ठीक है। ये हम कर सकते हैं यहाँ से। फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, के की वैल्यूज पुट कर करके देखते हैं कि के की क्या वैल्यू आएगी जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर दे, कि 1 प्लस के पी है वो क्या कर दे, क्यू को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो वहाँ से फिर हमें पता चलता है कि ऐसे कितने साइलो सब ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इसी के लिए हम 23 के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमें जो ऑर्डर ऑफ जी गिवन है वो कितना गिवन है, 2 की पावर 3 इंटू में 11 इंटू में 23, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, एन ऑफ 23 वाला कैलकुलेट करना है, तो वो क्या आएगा, 1 प्लस में 23 ऑफ के, है ना। अब के की वैल्यूज कैलकुलेट करनी बाकी बच रही है, तो क्या करेगा, 1 प्लस 23 ऑफ के है वो किसको डिवाइड करना चाहिए, 11 इंटू 2 की पावर 3 दैट इज 88 को। तो 1 प्लस 23 किसको डिवाइड करना चाहिए, 88 को। अच्छा यहाँ पे के ऐसे कौन कौन से वैल्यूज है जिसके लिए 1 प्लस 23 के है वो 8 को डिवाइड करेगा। के को अगर मैं जीरो पुट कर लेती हूँ, के को अगर मैंने क्या ले लिया, जीरो के इक्वल ले लिया, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1, तो 1 तो ऑब्वियसली डिवाइड ही करेगा 88 को। के को अगर 1 ले लेते हैं,
k को 1 लिया तो ये कितना हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 24। तो क्या 24 डिवाइड करता है 88 को? नहीं करता। इसका मतलब k की वैल्यू 1 नहीं आ सकती। ठीक है, सिमिलर वे से k को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करके देखते हैं। तो 1 प्लस में कितना आ जाएगा, ये 46। तो क्या 47 है वो 88 को डिवाइड करता है? बिल्कुल नहीं करता। अब आगे हमें कोई भी ऐसी k की वैल्यू नहीं मिलेगी जो उसको डिवाइड कर जाएगी। इसका मतलब k सिर्फ हमें एक सिंगल वैल्यू मिली है, दैट इज 0। तो यहाँ से जो N23G निकला है उसमें k की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो इसका मतलब N23 ऑफ G हमें क्या मिला है, 1 के इक्वल। ये हर ग्रुप के लिए मिला है। ठीक है, जिसका ऑर्डर 2024 है। तो यहाँ से सीधा सीधा ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, ये है ना। देखो इसमें गलत है, ये हर ग्रुप के लिए क्या बोला है, हर ग्रुप के लिए यूनिक मिलेगा। तो 88 का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि जब हम N11G निकाले तो वो सिर्फ 23 तो निकलेगा नहीं हर ग्रुप के लिए। जैसे हमने k की वैल्यू 0 पुट करने पे तो 1 ऑलवेज डिवाइड करेगा, है ना। तो 1 तो होगा ही, यूनिक तो हो ही सकता है। तो इसका मतलब ये 23 होना ऑलवेज तो ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और सिमिलरली ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे 11 दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो इसमें क्या गिवन है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और कह रहा है कि द जैकोबी आइट्रेशन मेथड फॉर द सिस्टम ये कन्वर्जेस फॉर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन और गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड कन्वर्जेस फॉर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। कह रहे कि जो जैकोबी मेथड होता है ना, जैकोबी मेथड हुआ या गॉस सीडल मेथड हुए, ये क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स हमारी होती है ना, अगर वो क्या सी हो जाती है, डायगोनली डोमिनेंट हो जाती है, डायगोनली डोमिनेंट हो जाती है, तो उस केस में ये हमेशा कन्वर्ज करती है। ठीक है, ऑलवेज कन्वर्जेस। तो यहाँ से बस हमें ये चेक करना है कि क्या ये डायगोनली डोमिनेंट है। अच्छा, डायगोनली डोमिनेंट के लिए मैट्रिक्स का क्या होना जरूरी है कि हमारे पास जो जो मेरे पास जैसे मैट्रिक्स ही है A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसको डायगोनली डोमिनेंट कब बोलेंगे, जब मेरे पास A11 की जो वैल्यू है ना उसका मॉडुलस वो क्या होगा, ग्रेटर देन बाकी बची हुई मॉडुलस वैल्यूज के सम से बड़ा। ठीक है, सिमिलरली इसकी जो डायगोनल एंट्री है वो मेरे पास इन दोनों के मॉडुलस के सम से बड़ी होनी चाहिए, इसकी डायगोनल एंट्री इन दोनों के मॉडुलस के सम से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है ना तो फिर वो जो मैट्रिक्स होती है वो डायगोनली डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अब जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वो मैट्रिक्स क्या गिवन है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या गिवन है, 2 - 1। अच्छा, यहाँ पे a प्लस एप्सिलॉन आयोटा 3 गिवन है, सॉरी एप्सिलॉन I3। तो क्या कर दे यहाँ पे, इसको इस मैट्रिक्स को निकाल ले सबसे पहले। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ जो डायगोनल एंट्रीज है उस पे एप्सिलॉन ऐड हो जाएगा। तो ये 2 प्लस एप्सिलॉन -1 1 1 2 प्लस एप्सिलॉन -1 -1 1 एंड 2 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो, कह रहे कि एप्सिलॉन हमें क्या गिवन है, ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ 2 प्लस एप्सिलॉन ये हमेशा 2 से बढ़ी जाएगी। दैट मीन्स कि 2 प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इनके मॉडुलस से, है ना। 2 प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 2। सिमिलरली ये भी ग्रेटर देन 2, ये भी ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स आ जाएगी ना a प्लस एप्सिलॉन आयोटा I3, ये मेरे पास कैसी आ जाएगी, डायगोनली डोमिनेंट। और अगर ये डायगोनली डोमिनेंट हो गई तो हेंस जो जैकोबी मेथड होगा, गॉस सीडल होगा, वो ऑलवेज कन्वर्ज करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों कन्वर्ज करेंगे। तो हेंस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ट्रू हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, कह रहे हैं कि फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश है वो f ऑफ एक्स वाई गिवन है, y ऑफ x नोट है वो y नोट के इक्वल गिवन है। ठीक है, जनरेट अप्रोक्सीमेशन एक्स एन एक्स नोट प्लस एन एच गिवन है। ठीक है, ये हमें कंडीशंस गिवन है। और साथ में कह रहे हैं कि वाई एन है वो क्या गिवन है, वाई एन -1 प्लस में a ऑफ k1 प्लस में b ऑफ k2, वेयर k1 है वो हमें ये गिवन है, k2 ये गिवन है। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग चॉइसेस ऑफ ए बी अल्फा बीटा फॉर अबव रिकर्शन फॉर्मूला गिव्स रंगे-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 2। कह रहे कि हमारे पास ये रंगे-कुट्टा मेथड बना देगा उसको ऑर्डर 2 का, ऐसे में कौन-कौन सी वैल्यूज चूज करूं। ठीक है, तो सबसे पहले रंगे-कुट्टा मेथड जो होता है ना उसमें हमारे पास क्या होता है, y ऑफ n इक्वल्स टू y ऑफ n -1 प्लस में 1 -1/2 ऑफ c2 ऑफ k1 प्लस में 1/2 ऑफ c2 ऑफ k2। ठीक है, ये हमारे पास जब हम डिराइव करने लगते हैं ना तो लास्ट में ये कुछ स्टेप्स आते हैं हमारे पास। पूरा जब डिराइव हो जाता है उससे पहले, जस्ट पहले का स्टेप होता है ये। और साथ में जो k1 आता है वो आता है h ऑफ f ऑफ xn -1 बाई n -1। और जो k2 की वैल्यू आती है ना वो आती है h ऑफ f ऑफ xn -1 प्लस में
C2 ऑफ H एंड yn माइनस 1 प्लस में C2 ऑफ K1। ठीक है, तो ये हमारे पास आती है वैल्यूज। अच्छा, यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो अल्फा और बीटा जो था इससे कंपेयर करवाते हैं, तो यहाँ पे अल्फा और ये बीटा दोनों क्या होने चाहिए, C2 के इक्वल। इसका मतलब हमें इतनी चीज तो कंफर्म हो गई, तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हैं वो कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की सेम वैल्यू कौन कौन से ऑप्शंस में आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है एंड इसमें आ रही है। ठीक है, इसमें तो नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब हम इसके लिए चेक करेंगे, वहां से क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगर ये C2 वैल्यू है, मान लेते हैं जैसे अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/2 है, दोनों सेम होनी चाहिए, है ना, तो ये 1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये मेरा ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। ठीक है, तो 1 - 1/2 ऑफ C2 ए की वैल्यू के इक्वल रहेगा और ये बी के इक्वल रहेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू 0.5 पुट कर देते हैं, दैट इज 1/2 यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो 1/2 पुट करने के बाद ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 - 1/2 ऑफ C2 की वैल्यू 1/2 थी, तो ये 0 आ गई, ए की वैल्यू 0 मिल गई, लेकिन ऑप्शन में तो ए की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो चुका था पहले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा को 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब अब C2 की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, C2 की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, 2 के इक्वल। ठीक है, तो जब C2 की वैल्यू को 2 के इक्वल लेंगे तो ए क्या आएगा, 1 - 1/2 ऑफ C2 दैट इज 2। तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 1/4 और ये क्या आ गया, 3/4। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो ए की वैल्यू है वो तो 0.5 गिवन है, लेकिन हमारी तो क्या आ रही है, 0.75 आ रही है। इसका मतलब ये भी गलत है, हेंस बी ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे यहाँ से। ए की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है, 2/3 और बीटा की वैल्यू भी 2/3, तो इसका मतलब C2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3 हो गई। ठीक है, जब C2 की वैल्यू 2/3 हो गई तो ए की वैल्यू क्या होगी, 1 - 1/2 C2 और बी की वैल्यू क्या होती है, 1/2 ऑफ C2। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1/2 ऑफ C2 की वैल्यू कितनी आई, 2/3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 - 3/4 दैट इज 1/4 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इक्वल्स टू में 1/2 ऑफ C2, तो 2 ऑफ C2 दैट इज 2/3, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4। तो ये आ गया 0.75 और ये आ गया था 0.25। तो ए की वैल्यू तो 0.25 और बी की वैल्यू 0.75, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे। देखो, कह रहे u ऑफ xt हमारे पास एक सॉल्यूशन गिवन है इसका, एंड जहां पे u ऑफ 0t है वो u ऑफ 1t इक्वल्स टू 0 गिवन है। ठीक है, u ऑफ x0 है वो साइन ऑफ पाई x के इक्वल गिवन है। ये हमारे पास हीट इक्वेशन गिवन है ना, हीट इक्वेशन होती है ये। और हीट इक्वेशन में हम जनरली इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका ये होता है, u ऑफ x इक्वल्स टू 1/k ऑफ ut। ठीक है, जहां पे इसको अगर मैं लिखूं इसी फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, u ऑफ x अपॉन में 1/4 ऑफ ut, है ना। तो इसका मतलब जो k की वैल्यू मिली वो तो मुझे 4 मिल गई, इतनी बात तो क्लियर है। और साथ में देखो यहाँ पे जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो x होता है वो मेरा 0 से l जाता है, तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, l की वैल्यू क्या गिवन है, 1 के इक्वल। ठीक है, और साथ में कह रहे कि जो u ऑफ x0 होता है वो किसको डिनोट करता है, fx को, तो fx हमें क्या गिवन है, साइन ऑफ पाई x। इसमें क्या करें, जस्ट फॉर्मूला याद रखना है, उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, उसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसमें x का जो फॉर्मूला होता है ना हीट इक्वेशन का, जो इस टाइप की होती है, उसका फॉर्मूला होता है समीशन n1 से लेके इन्फिनिटी d ऑफ n साइन ऑफ n पाई x बाई l इंटू ई के पावर माइनस के n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, वेयर वेयर dn क्या होता है, dn की वैल्यू होती है 2/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l साइन ऑफ n पाई x बाई l इंटू में f ऑफ x इंटू dx। ठीक है, तो यहां से हमें अब क्या करना है, सबसे पहले dn कैलकुलेट करना है। l की वैल्यू 1 गिवन है, l की वैल्यू 1 गिवन है, fx साइन ऑफ पाई x गिवन है। ठीक है, तो dn की वैल्यू कैलकुलेट कर ले यहाँ से, तो d ऑफ n इक्वल्स टू में 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 साइन ऑफ n पाई एक्स, क्योंकि l की वैल्यू 1 है, और इनटू में fx क्या था, साइन ऑफ पाई एक्स dx। ठीक है, अच्छा इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है कि 0 से पाई, अगर मेरे पास कोई इंटीग्रेशन है उसमें साइन ऑफ m पाई एक्स इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स है। ठीक है, और dx है। तो कह रहा है कि इसकी जो वैल्यूज आती है ना वो ये आती है कि जब मेरा m है वो n के इक्वल आता है ना तब पाई/2 आती है, और m जब n के इक्वल नहीं आता तब 0 आती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे अगर ये m और n इक्वल हो गए तो ये चीज मुझे क्या मिल जाएगी, पाई/2 के इक्वल मिल जाएगी। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं हमारी, अगर इसकी लिमिट की बात करें तो लिमिट 1 दी हुई है। यहाँ पे पाई थी तो यहाँ पे ऊपर पाई आ गया था। अगर यहाँ पे 1 है तो 1/2 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जब n मेरा 1 के इक्वल होएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके मल्टीपल में 1 है, तो जब n 1 के इक्वल होगा, n इक्वल्स टू 1, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, पाई बाय 1/2, है ना? ये क्या आ जाएगी, 1/2। अच्छा, ये 1/2 आ जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे जब पाई थी तो पाई/2 आई थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2, और n जब 1 के इक्वल नहीं होगा तो 0। इसका मतलब जो मेरा पूरा जो dn है वो किसके अंदर सिमट गया, सिर्फ 1 के अंदर। दैट इज मुझे सिर्फ a की वैल्यू मिली है, और वो भी क्या मिली है, d1, और d1 की वैल्यू क्या मिली है, d1 की वैल्यू कितनी मिली है। अच्छा, यहाँ से देखो इसके 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में था, है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो ये 1 आ जाएगी। तो d1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 के इक्वल। ठीक है, d1 की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, और बाकी सब 0 आ गई, तो ये यू जो xt रहेगा, उसका जो समेशन वाली चीज़ है वो सिर्फ n 1 के लिए एग्जिस्ट कर जाएगी, बाकी सबके लिए 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे n को 1 पुट कर देंगे सब जगह, ठीक है? तो u ऑफ xt कितना आ जाएगा, देखो u ऑफ xt इक्वल्स टू में समेशन वाली चीज़ तो कैंसिल हो गई, d1 की वैल्यू वैसे ही 1 आई है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ n पाई x। अच्छा, n की जगह 1 आएगा ना, सिर्फ 1, तो पाई x, और बाय एल जो था, एल की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है? फॉर्मूले के अंदर पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है? तो अब ये आ गया, देखो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी सिर्फ, पाई एक्स, एल की वैल्यू 1 है तो साइन पाई एक्स बच जाएगा यहाँ से। ई की पावर यहाँ से क्या बच जाएगा, देखो एन की वैल्यू 1 पुट की तो ये 1 आ गया, ठीक है? और ये एल स्क्वायर था, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, तो ये बचेगा माइनस का के पाई स्क्वायर टी। तो ई की पावर क्या बचेगा, माइनस का के पाई स्क्वायर टी, ठीक है? ये आ गया। अब देखो जो क्वेश्चन में हमें गिवन था वो ये गिवन था, हमें कैलकुलेट करना था 0 से 1 इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स टी का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अच्छा, यू एक्स टी मेरे पास ये आया है ना? तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो जी एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, जी एक्स इक्वल्स टू में 0 से 1 इंटीग्रेशन साइन ऑफ पाई एक्स ई की पावर कितना हो जाएगा ये, अच्छा के की वैल्यू भी तो थी, के की वैल्यू भी पुट कर देना इधर, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, के की वैल्यू जो भी थी हमारे पास पुट हो जाएगी यहाँ पे। साइन ऑफ पाई एक्स का स्क्वायर और इनटू में ई की पावर माइनस का कितना हो जाएगा, 2 के पाई स्क्वायर टी, और साथ में क्या है, डी एक्स, ठीक है? तो इसको क्या कर देंगे, ये वाली चीज तो टी के ऊपर है तो एक्स के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करी, इसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, और अंदर बच जाएगा साइन ऑफ पाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स 0 से 1। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे तो साइन ऑफ पाई एक्स का क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर पाई एक्स, है ना? और वहां से क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस ऑफ 2 पाई एक्स बाय में 2, ठीक है? और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, और ये एज इट इज चलता हुआ आ रहा है, इक्वल्स टू में ई की पावर माइनस के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, के की वैल्यू क्या थी, ई की पावर माइनस में 8 माइनस में 4, के की वैल्यू 4 थी तो ये माइनस का 8 हो जाएगी, 8 पाई स्क्वायर टी, ये कितना हो जाएगा, अच्छा 1/2 भी बाहर ले लेते हैं। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस में साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाय में 2 पाई, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 हो रहा था, तो इसके लिमिट 0 से 1 अप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ तो 1 और 0 के लिए हमेशा 0 देगी, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 ई की पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर टी, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास, जी एक्स क्या निकल कर आया है, जो जी टी था, सॉरी जी टी था, जी ऑफ टी, ठीक है? जी ऑफ टी हमारे पास क्या निकल कर आ गया, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, जी ऑफ टी वो निकल कर आया है 1/2 ई की पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर टी, ठीक है? अब देखो यहाँ से इसने ऑप्शन में क्या पूछा है, ऑप्शन में पूछा है कि जी इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी एंड उसकी जो लिमिट है वो 0 को टेंड करिए। अच्छा, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, इसका ग्राफ हमें पता है कि जो ई की पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ आता है वो इस टाइप से आता है ना? इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि 0 से इन्फिनिटी में वो डिक्रीज कर रहा है, साथ में इसकी लिमिट भी 0 जा रही है, तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बाकी ये डिक्रीज करेगा तो इसकी लिमिट कभी भी 1/4 तो नहीं आएगी, तो ये गलत, ये इंक्रीज तो कर ही नहीं रहा, हेंस फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो इसमें क्या करना है, y1 और y2 हमें दो डिफरेंट सॉल्यूशंस गिवन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये। अच्छा, ये हमें कैसे गिवन है, नॉन होमोजीनियस, है ना? ये इक्वेशन कैसे गिवन है, नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस के एक रूल होता है, क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है,
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो नॉन होमोजीनियस है, ठीक है, और उसके पास उसके दो सॉल्यूशंस गिवन है y1 और y2, तो हमें उसके पूछता है कि लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे y1 और y2 के, वो सॉल्यूशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में बनाते हैं कि C1 इंटू y1 प्लस में C2 इंटू y2 है, वो मेरे पास खुद एक सॉल्यूशन आएगा इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इफ कब? जब C1 एंड C2 का एडिशन 1 के इक्वल आए, ठीक है। ये सिर्फ नॉन होमोजीनियस के लिए होता है। अगर यहीं पे हम बात कर लेते ना, अगर हमें इक्वेशन होमोजीनियस गिवन रहती, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट हम बोल देते कि C1 y1 प्लस में C2 y2, इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सॉल्यूशन बना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन होमोजीनियस है, तो उसके लिए ये कंडीशन हो जाती है कि C1 और C2 को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अब हमें सिर्फ क्या करना है, y1 और y2 के जो भी मेरे पास उसके मल्टीप्लाई में जो भी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, उनका एडिशन चेक करना है कि वो क्या 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो, इसने C1 और y1 प्लस C2 y2, इसने कोई कंडीशन नहीं दी कि C1 प्लस C2 है वो 1 के इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से हम नहीं बोल सकते, है ना? ठीक है, इसको चेक करें। ये क्या है, y1 के कॉन्स्टेंट्स एक बार कलेक्ट कर ले, तो ये क्या आएगा, 1 प्लस सी इंटू में y1 और माइनस में c ऑफ y2। अब ये मेरे पास C1 का काम करेगा, है ना? ये मेरे पास क्या करेगा, C1 का काम करेगा, और ये C2 का काम करेगा। तो C1 प्लस में C2, है ना? ये C1 है और ये C2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि C1 y1 प्लस में C2 y2 अगर सॉल्यूशन था, तो C1 प्लस में C2 हमें 1 के इक्वल मिल गया। इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली हम इसको भी चेक करेंगे, तो यहाँ से देखो, इसको चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, C1 C ऑफ y1 के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करने हैं, तो C प्लस 1 ऑफ y1 माइनस में y2। तो यहाँ पे ये C1 हो गया और C2 -1 हुआ है, तो C प्लस में 1 और -1, ये तो C के इक्वल आ गया। अगर ये C खुद 1 के इक्वल हो जाता तो ये चीज़ ट्रू हो जाती, लेकिन यहाँ पे इसने कोई कंडीशन नहीं दी C के ऊपर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। सिमिलरली इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये ऑप्शन भी गलत आ जाएगा, है ना? क्योंकि जब यहाँ से y1 को कलेक्ट करेंगे, y1 के कोफिशिएंट्स को, तो C1 प्लस C2 आएगा, और y2 के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करेंगे तो C1 माइनस C2 आएगा, तो ये तो 2C1 आ गया। इसका मतलब ये भी मेरे पास सॉल्यूशन होना ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है? तो इसलिए डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हेंस बी ऑप्शन ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, कह रहा है कि ये हमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग गिवन है, हमें इसको मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है? इसको मिनिमाइज़ करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स गिवन है। तो इसका डायरेक्ट ग्राफ बनेगा, ठीक है? इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ बनेगा, है ना? ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए आएगा। सेकंड इक्वेशन वाला जो होगा, वो क्या आएगा? वो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, है ना? तो अब हमें क्या चाहिए? देखो, इस वाले के लिए जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, उसमें हमें क्या चाहिए था? लेस देन 2। तो लेस देन 2 अगर इसमें ओरिजिन पुट करके देखते हैं, तो ये सही आता है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये हमारे पास ये वाला देगी रीज़न, है ना? फर्स्ट वाली इक्वेशन। और सेकंड वाली जो इक्वेशन है, वो कौन-सा रीज़न प्रोवाइड करेगी? ये वाला। ठीक है, लेकिन इनमें से जो कॉमन रीज़न आएगा, अच्छा हमें बात करनी है x1 और x2 दोनों कैसे गिवन है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमें बात करनी है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अगर बात करेंगे, तो ये वाली चीज़ जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है सब कुछ, ये हम नहीं अज़्यूम करेंगे, है ना? ये हमारे पास कोई काम का नहीं है। हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाना है। तो इसमें कॉमन पॉइंट कौन-कौन से आएँगे भई? कॉमन रीज़न ये वाला आ रहा है ना? कॉमन रीज़न ये आ रहा है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट था, ये मेरे पास क्या था? 0, 2, ये जो पॉइंट था ये क्या आएगा, 0, 2 के इक्वल। ये जो पॉइंट था ये आएगा 1, 0 के इक्वल, और ये जो पॉइंट था ये किसके इक्वल आएगा, 0, 1 के इक्वल। हमें बस अब इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर चेक करना है, ठीक है, कि वो उसकी मिनिमम वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा। तो यहाँ से देखो, हमें क्या किया कि 5 ऑफ x1 इसके लिए जब निकालते हैं, तो यहाँ पे कितना आती है वैल्यू, 4, है ना? 5 ऑफ x1, तो x1 तो 0 है, और x2 की जगह क्या पुट कर दिया, 2, तो ये 4 आ गई। इसके लिए जो वैल्यू आएगी 0, 1 के लिए, वो कितनी आएगी, 2 आएगी, और इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। हमें क्या करना था, मिनिमाइज़ करना था। इसका मतलब जो इसका डी ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, कह रहे द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक
फाइनाइट ग्रुप्स विद एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस इज इक्वल टू, कह रहे कि हमारे पास हमें एक ग्रुप गिवन है और उसके पास एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस गिवन है, तो हमें कह रहा है कि वहां से हमें नॉन आइसोमॉर्फिक फाइनाइट ग्रुप्स निकालने हैं कि ऐसे कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे जिसके पास 3 कॉन्जुगेसी क्लास होंगी एक्जैक्टली। तो यहाँ से देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी है वो मेरे पास एन है, और एन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो क्लास इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप से लिखी जाती है ना, ठीक है, जहाँ पे ये मेरे पास 3 एग्जैक्टली क्लासेस हैं उसके, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर मैं इन तीनों को 1 ले लूँ, एक्स वाई और जेड तीनों को अगर 1 के इक्वल ले लेती हूँ, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और ये इसके पास एग्जैक्टली देखो 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, ठीक है, और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होती है Z3 की, दैट मीन्स ये मेरे पास साइक्लिक होता है, क्योंकि इसके पास एक जो ऑर्डर ऑफ जेड जी है, ये ऑर्डर ऑफ जेड जी को डिनोट करते हैं ना, ये जो हमारी 1 1 होते हैं ये ऑर्डर ऑफ जेड जी को डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल, और वो किसके ग्रुप के इक्वल आ गया 3 के इक्वल ही, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये मेरे पास साइक्लिक हो जाएगा। हेंस मुझे जब एक्स वाई जेड को मैंने तीनों को 1 लिया, तब मेरे पास ग्रुप कैसे निकल कर आया साइक्लिक। तो एक ग्रुप को तो मुझे Z3 मिल गया कि एक ऐसा ग्रुप तो हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा और चेक करने हैं, तो उसके अलावा कैसे करेंगे देखो, लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 केसेस बनेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस में, अच्छा ये जो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 वाला था वो तो हम डिस्कस कर चुके। हम क्या करते हैं यहाँ से, अब ले लेते हैं कि एक्स मेरा 1 है और वाई भी मेरा 1 है और जेड है वो मेरा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस जेड, दैट इज n इक्वल्स टू 2 प्लस जेड, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें हमें क्लियर है, जो क्लास इक्वेशन के अंदर जो ये हमारी क्लासेस के ऑर्डर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब x होगा वो भी n को डिवाइड करेगा, y है वो भी n को डिवाइड करेगा, और z है वो भी n को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ से हमने क्या किया देखो, हमें पता है कि z है वो n को डिवाइड करेगा, तो z साथ में खुद को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं n-2, या 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं n-z, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया, z n को भी डिवाइड कर रहा है, z खुद को भी डिवाइड कर रहा है, तो z इनके खुद के सब्सट्रैक्शन को भी डिवाइड कर जाएगा n-z के, दिस इंप्लाइज z डिवाइड्स 2। तो इसका मतलब z की जब 2 को डिवाइड कर रहा है तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज निकलेंगी वो 1 और 2 निकल सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि z है वो या तो मेरे पास 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, लेकिन 1 का केस तो हम इसका सुपर कर चुके, हमें क्या लेना है, z को ग्रेटर देन 1 लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि z को 2 लेना पड़ेगा। अब अगर z को 2 लेते हैं तो ये मेरे पास कैसा आ जाता है देखो, n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4 के इक्वल, और इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ जी आ गया वो 4 के इक्वल आ गया, और 4 का ग्रुप कैसा होता है अबिलियन होता है, ये हमें पता है। और अबिलियन के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये तो हो नहीं सकती, उसकी रिप्रेजेंटेशन तो ये होती है। इसका मतलब इसके पास तो क्या हो गई 4 कॉन्जुगेसी क्लासेस हो गई अलग अलग एग्जैक्टली, तो लेकिन हमें तो बोला है 3 के लिए, तो इसका मतलब हम z को 4 नहीं ले सकते। इसका मतलब ये वाला जो केस है ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है, इस केस का कोई मतलब ही नहीं निकला। अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस को हम क्या कंसीडर करते हैं देखो, मान लेते कि x की वैल्यू 1 है, y है वो ग्रेटर देन 1 है, और z का ऑर्डर भी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो n को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस में y प्लस में z, क्योंकि x की जगह 1 लिख दिया, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ से z 1 प्लस वाई को n माइनस जेड निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो z है वो अगेन n को डिवाइड करेगा, एंड z है वो z को खुद को भी डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज z डिवाइड्स n माइनस जेड, एंड दिस इंप्लाइज z डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज z डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा 1 प्लस वाई को, है ना। तो z जब 1 प्लस वाई को, क्योंकि n माइनस जेड था वो 1 प्लस वाई के इक्वल था, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे z के लिए निकाल लेते हैं तो यही चीज मेरे पास z के लिए ये आ जाएगी। अच्छा इस वाले केस से क्या निकल जाएगा कि y है वो अगर n को डिवाइड कर रहा है, एंड y है वो n को डिवाइड कर रहा है, y को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब y है वो n माइनस 1 y को भी डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज y डिवाइड्स 1 प्लस z, है ना, 1 प्लस जेड। तो इन दोनों केसेस से हमें क्या मिला, इन दोनों केसेस से ये मिला कि z है वो 1 प्लस वाई को डिवाइड करेगा, एंड y है वो 1 प्लस जेड को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जब ये z है वो 1 प्लस वाई को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, z इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ से एक केस लेकर चलते हैं कि z जब मेरा क्या होगा, 2 केसेस यहाँ से हमारे पास बनेंगे, 1 और 2। दूसरा केस, पहला केस ये बनेगा कि ये एंड ये, और दूसरा केस जो बनेगा लेस देन 1 बाय वाई एंड वाई इज लेस देन 1 प्लस जेड।
चलो मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कि z है वो क्या है, 1 प्लस वाई से छोटा है और साथ में y है वो 1 प्लस z से छोटा है, तो यहाँ से हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये चीज होगी ना भाई। अगर मेरे पास z है वो 1 प्लस वाई से छोटा है, तो इसका मतलब z होगा वो y से लेस देन इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ से भी y लेस देन इक्वल टू z होगा। इससे क्या इंप्लाई होता है कि y है वो z के इक्वल आ गया। ठीक है, क्या इंप्लाई हुआ, y z के इक्वल हो गया। तो n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 1 प्लस में y प्लस में y, क्योंकि z की जगह भी y आ गया। इसका मतलब n है वो क्या हो गया, 1 प्लस में 2y के इक्वल। ठीक है, अब सिमिलर वे से वही डिवाइड वाला रूल कि y है वो मेरा क्या डिवाइड करेगा, 2y को डिवाइड करेगा, और y है वो n को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज n माइनस 2y। तो y है वो किसको डिवाइड करेगा, n माइनस 2y को। अब y अगर n माइनस 2y को डिवाइड कर गया, इसका मतलब y 1 को डिवाइड कर जाएगा, और y अगर 1 को डिवाइड कर गया, कहने का मतलब ये हुआ कि y की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ 1 हो सकती है। अब y अगर 1 हो गया तो y और z, ये वाला जो केस आया था उसमें दोनों इक्वल थे। इसका मतलब जो इक्वेशन आएगी क्लास इक्वेशन, तो उसमें n इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1, ये अगेन हमारे पास यही बन गया। तो ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऊपर कि साइक्लिक होगा। ठीक है, तो अब ये वाला केस हमें डिस्कस नहीं करना। ठीक है, ये वाला हमारा हट गया। हम चलते हैं इस पे कि जब मेरा z है वो 1 प्लस वाई के इक्वल है। अच्छा, z जब मेरा 1 प्लस वाई के इक्वल होगा, तो जो n आएगा, n वो क्या आएगा, 1 प्लस वाई, और प्लस में z की जगह 1 प्लस वाई, है ना। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस में 2y। ठीक है, अच्छा सिमिलर केस से यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अगेन वही वाली चीज, n माइनस 2y इक्वल्स टू 2। y है वो n को डिवाइड करता है, एंड y है वो 2y को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज y डिवाइड्स n माइनस 2y, एंड दिस इंप्लाइज y डिवाइड्स 2। अब y अगर 2 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब y क्या होगा, 1 और 2। ठीक है, y क्या होगा, 1 और 2। लेकिन अगर y को 1 ले लेते हैं, तो जो मेरे पास z निकल कर आया था वो 1 प्लस वाई निकल कर आया था ना, है ना। z क्या था, 1 प्लस वाई। तो अगर y को हम 1 ले लेते हैं तो z अगेन 2 निकल जाएगी। तो फिर हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 2 इस वाला केस आ जाएगा, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। तो इसका मतलब z को 2 नहीं ले सकते, दैट इज y को 1 नहीं ले सकते। तो y मेरा 1 तो नहीं हुआ, तो y सिर्फ क्या बचेगा, 2 के इक्वल। अच्छा, y अगर 2 के इक्वल हुआ, तो जो z था वो क्या था, 1 प्लस वाई के इक्वल, दैट इज 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 3 के इक्वल। तो अब ये बन सकती है मेरे पास क्लास इक्वेशन, है ना। n इक्वल्स टू क्या आएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3, क्योंकि y की वैल्यू 2 आई है और z की वैल्यू 3 आ गई। तो ये क्लास इक्वेशन होती है, और ये किसकी होती है, S3 की, सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, तो हमें पता चला कि एक 6 ऑर्डर का ग्रुप भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसके पास एग्जैक्टली 3 क्लासेस है। अच्छा, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने ये सारे केसेस इससे डिस्कस किए। सारे केसेस डिस्कस करने के बाद सिर्फ हमें क्या मिले, 2 ग्रुप्स मिले, एक तो Z3 और एक S3, जो कैसे हैं, नॉन आइसोमॉर्फिक फाइनाइट ग्रुप, और उनके पास एग्जैक्टली 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, हमें पता है कि GLNFP, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, इसके ऑर्डर का। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 2, एंड सो ऑन टू p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें n की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, p की वैल्यू 3 गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, तो कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1, एंड 3 की पावर 2 माइनस 1। कितना आ जाएगा ये, 3 की पावर 2 कितना हुआ, 9 माइनस 3 6, एंड 9 माइनस 1 कितना हुआ, 8। तो ये कितना आ जाएगा, 48। हेंस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 48। चलते हैं नेक्स्ट पे। द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू S4। Z4 से S4 पे जाने वाली ऐसी कितनी होमोमोर्फिज्म्स होंगी, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले होमोमोर्फिज्म के लिए कर्नल पता होने चाहिए। ठीक है, जब ये मैपिंग हमारे पास ये जा रही है, तो इसके अगर कर्नल पता चल गए तो फिर हमारे पास काम बन जाएगा होमोमोर्फिज्म गिनने का। ठीक है, तो Z4 के जो कर्नल्स होंगे वो कौन कौन से आ सकते हैं। अच्छा, ये Z4 एक साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके जो भी ग्रुप्स बनेंगे, जो भी सब ग्रुप बनेंगे वो सब नॉर्मल बनेंगे, तो सारे नॉर्मल, सारे कर्नल के काम करेंगे जो जो इसके सब ग्रुप्स बनेंगे। सब ग्रुप्स इसके एक तो आइडेंटिटी बनेगा, एक Z2 टाइप का बनेगा, और एक खुद Z4 होएगा, तो ये इसके तीनों कर्नल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलता है, देखो Z4 अपॉन में कर्नल ऑफ फाई इज क्या होता है, आइसोमॉर्फिक टू जो हमारे पास मैपिंग होती है, f ऑफ फाई ऑफ g, है ना, यही चीज होती है।
और ये क्या होनी चाहिए, जी डैश। देखो ये होता है ना, फाई अगर मेरे पास मैपिंग जा रही है Z4 से S4 पे, तो यहाँ से हमारे पास यही होता है कि Z4 अपॉन में कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू फाई ऑफ Z4, और ये क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ S4, है ना। तो यहाँ से हमें होमोमॉर्फिज्म्स मिल जाती है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ से बस कर्नल ऑफ फाई पुट करना है, देखना है कि ये मेरे पास क्या आ रहा है, Z4 क्या सब ग्रुप बन रहा है S4 का या नहीं बन रहा। सब ग्रुप बन रहा है तो फिर उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी लेकर चलते हैं। जब मेरा कर्नल क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल, ठीक है, कर्नल ऑफ Z4 क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल, तो यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो Z4 अपॉन में आइडेंटिटी। अच्छा, ये किसके आइसोमॉर्फिक आएगी, Z4 की आ जाएगी। ये सबसेट होना चाहिए S4 का। अब हमें सिर्फ ये पता लग जाए कि ये S4 का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर ये S4 का सबसेट हो गया ना Z4, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, S4 के अंदर ऐसे कितने सब ग्रुप्स आएंगे Z4 टाइप के, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z4 टाइप इनटू में ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4। तो ये मेरे पास होमोमॉर्फिज्म निकलेंगे जब कर्नल आइडेंटिटी रहेगा। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ सब ग्रुप्स पता चलने चाहिए Z4 टाइप के जो S4 के अंदर आ रहे हैं। S4 के अंदर 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट तो पक्का आएगा। ठीक है, S4 के अंदर ABCD ये 4 ऑर्डर का एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा ये Z4 कैसा होता है, साइक्लिक होता है। इसका मतलब हमें S4 के अंदर साइक्लिक सब ग्रुप से निकालने 4 ऑर्डर के, और उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 4। यहाँ पे ऑर्डर 4 की जगह मतलब n, आप जनरल वे से करना चाहें तो n भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 के लिए निकाला है, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 अपॉन में फाई ऑफ 4। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब Z4 टाइप के जो साइक्लिक ग्रुप्स आ रहे हैं S4 के अंदर वो कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हमें अगर S4 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाए ऑर्डर 4 के, तो बात बन जाएगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन S4, S4 के अंदर पता चलने चाहिए। तो वो सिर्फ एक होता है, वो इस टाइप का होता है ना, ABCD टाइप की फॉर्म। और ऐसे कितने एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे कितने एलिमेंट्स आते हैं जो इस साइकिल के होते हैं। तो वो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 की पावर 1 इंटू में 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल, यानी 6। तो 6 मुझे ऐसे एलिमेंट्स मिल गए। 6 एलिमेंट्स तो मिल गए, लेकिन उसको 5 से डिवाइड तो भी तो करना है, तभी तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स या साइक्लिक सब ग्रुप्स में बोल सकती हूँ ऑफ ऑर्डर 4 इन S4 इक्वल्स टू 6 अपॉन में 5 ऑफ 4 कितना होता है, 2, दैट इज 3। ठीक है, तो ये तो क्या मिल गए, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स मिल गए जो ऑर्डर 4 के थे S4 के अंदर। ठीक है, हमें क्या करना होता है कि उसको ऑटोमॉर्फिज्म से भी तो मल्टीप्लाई करना होता है ना, तभी तो मेरे पास क्या निकलेगी, होमोमॉर्फिज्म निकलेंगी। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 कितनी होती है, 5 ऑफ 4, दैट इज 2 के इक्वल। ठीक है, तो अब मेरे पास जो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकली, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z4 टू S4 व्हेन कर्नल मेरे पास क्या था, आइडेंटिटी के इक्वल, तब मेरे पास ये कितनी आई है, एक तो सब ग्रुप्स 3 आए हैं, और साथ में ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 2 आया है, तो ये कितनी आ गई, 6 के इक्वल आ गई। ठीक है, क्या आ गई, 6 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं, जब कर्नल मेरा क्या होगा, कर्नल ऑफ फाई Z2 के, ठीक है, Z2 के इक्वल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Z4 अपॉन में Z2। अच्छा, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगी, Z2 की आइसोमॉर्फिक रहेगी, और ये S4 का सबसेट होएगा ना, है ना। तो यहाँ पे अब हमें सेम वही कि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ S4 ऑफ टाइप, कौन से टाइप के, Z2 टाइप के, इनटू में ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2, है ना। तो देखो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने Z2 टाइप के S4 के अंदर, तो वही ये भी तो साइक्लिक ही होगा, ये भी तो कैसा होगा, साइक्लिक होएगा। तो साइक्लिक के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, साइक्लिक के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अपॉन में 5 ऑफ 2। तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स हमें कैलकुलेट करने, है ना, S4 के अंदर। तो S4 के अंदर देखो 2 टाइप की साइकिल्स होती है जिनका ऑर्डर 2 आता है, एक तो ABCD, एक A B एंड C और D। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी 2 ऑर्डर की है, ये भी 2 ऑर्डर की है, तो इसके लिए क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल।
तो ये कितना आ जाएगा 3 एंड ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 की पावर 1 एंड 1 की पावर 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल और ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिले S4 के अंदर जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स है, 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने मिल गए 9 मिल गए इन टोटल। ठीक है, तो ये हमें 9 एलिमेंट्स यहाँ से मिल गए। तो होमोमॉर्फिज्म्स क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म व्हेन कर्नल मेरा क्या था, कर्नल किसके इक्वल था Z2 के इक्वल। तो वहां से हमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी मिली है 9 अपॉन में 5 ऑफ क्या आएगा, देखो ये तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स निकले, 5 ऑफ 2 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो ये 9 ही हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 9 के इक्वल। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिलेगा 9 के इक्वल। तो 9 और इनटू में क्या था ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 क्या था 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब 9। तो यहाँ से हमें 9 होमोमॉर्फिज्म यहाँ से मिल गई। ठीक है, 9 होमोमॉर्फिज्म कब मिल गई, जब कर्नल क्या था Z2 था। अब चलते हैं जब कर्नल क्या होगा Z4 के कोरस्पॉन्डिंग, तो फिर Z4 अपॉन में क्या हो जाएगा Z4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी के इक्वल, और ये S4 का सबसेट है और S4 के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट्स आता है, एक ही टाइप का ये सब ग्रुप आएगा। तो इसका मतलब इसके पास एक ये ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ से एक यहाँ से 9 यहाँ से 10 एंड 6 यहाँ से, तो कितनी आ गई इन टोटल हमारे पास 16 होमोमॉर्फिज्म आ गई। ठीक है, जो क्या जा रही है Z4 से S4 के लिए। तो ये मेरे पास क्या हो गई 16। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। लेट ए है वो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड एच बी ए पॉजिटिव रियल नंबर फॉर एनी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ है वो आर से आर जा रहा है पी ऑफ एफ एक्स बी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट टू इंटरपोलेट्स एफ ए माइनस एच ए प्लस एच डिफाइन डी विद द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट एनी पॉलिनोमियल जी ऑफ डिग्री डी सेटिस्फाई ये। देखो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, एच बी पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, कह रहा है कि फॉर कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर मैं लेती हूँ तो उसके लिए कह रहा है कि पी एफ एक्स है वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है डिग्री एटमोस्ट टू, डिग्री एटमोस्ट टू। ठीक है, पी एफ एक्स की जो डिग्री है वो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है, और वो क्या कर रही है इस एफ को इंटरपोलेट करिए ए माइनस एच ए और ए प्लस एच के ऊपर। अब कह रहे हैं कि डी मेरे पास एक लार्जेस्ट इंटीजर होगा जिसके लिए ये जो पॉलिनोमियल है ना पॉलिनोमियल जी ऑफ डिग्री डी वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमें उस डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि डी की क्या वैल्यू हो सकती है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से गिवन है यहाँ पे पुट कर लेते हैं। हमें तो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल तो निकालना पड़ेगा ना, तो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे एक्स की जो वैल्यूज गिवन है वो क्या क्या गिवन है ए माइनस एच ए और ए प्लस एच। ठीक है, और यहाँ पे जो एफ एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, यहाँ से क्या निकालते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में ए माइनस एच दैट इज एच सेक, और ये वाला क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में ए प्लस एच माइनस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एच, तो ये भी अच्छा जाएगा। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस 2 ऑफ एफ ए प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में एच, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आएगा उसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस 2 एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में 2 ऑफ एच स्क्वायर। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल पी एफ एक्स जो निकल के आएगा वो क्या निकल कर आएगा एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक है, प्लस में एक्स माइनस ए माइनस एच इंटू में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कौन सा आएगा ये वाला, तो ये आएगा एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में एच। ठीक है, प्लस में एक्स माइनस ए माइनस एच इंटू एक्स माइनस ए इंटू सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस 2 ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में 2 एच स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले, या सोल्व ना भी करें तो देखो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये वाला तो कांस्टेंट है ये तो 0 हो जाएगा, ये वाली चीज कांस्टेंट है ये एज इट इज रहेगी, इसका क्या आ जाएगा 1, तो ये आएगा एफ ऑफ ए प्लस माइनस में एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में एच। ठीक है, प्लस में इसको एज इट इज इसका 1
और इसको एज इट इज इसका 1, तो ये आ जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। और साथ में ये वाला चीज एज इट इज, है ना, इनटू में ये एज इट इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में 2 ऑफ एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में 2 ऑफ एच स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अच्छा यहाँ से अब इसको डबल डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हमें तो डबल डेरिवेटिव वाली चीजें पूछी है ना। तो यहाँ पे इसको डबल डेरिवेटिव किया, अब ये कांस्टेंट था तो ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा ये, इसका 1 और इसका 1, तो क्या हो जाएगा 2, 2 टाइम्स ऑफ ये एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट था, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में 2 ऑफ एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में 2 ऑफ एच स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस 2 ऑफ एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन में एच स्क्वायर, ठीक है। ये क्या निकल कर आया है मेरे पास, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ से हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगा देंगे। क्या बोलती है कि एफ ऑफ ए प्लस एच जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस में एच एफ डैश ऑफ ए प्लस में एच स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस में एच क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस में एच की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ टाइम्स ऑफ एट ए एंड सो ऑन तो चलता जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ ए माइनस एच के लिए निकाल लेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस माइनस में एच क्यूब माइनस एच क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए प्लस में एच की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन में फोर्थ टाइम्स ऑफ ए एंड सो ऑन टू चलता जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये सारी इक्वेशंस है, अच्छा ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल लगभग इसके इक्वल होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ये जो हम निकालने हैं ना इसको, ये इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद क्या आएगा, देखो ये 2 ऑफ एफ ए और एफ ए प्लस में ये तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच में क्या बचेगा, देखो ये भी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या क्या बचेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ से कि पी ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, लगभग किसके इक्वल आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट टू एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस में एच स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए, ठीक है। और प्लस में एच की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एफ फोर्थ टाइम्स ऑफ ए प्लस में एच की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एफ एच 4 टाइम्स ऑफ ए एंड सो ऑन टू चलता जाएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, और अच्छा साथ में नीचे एक और चीज़ भी थी ना, साथ में एक और चीज़ भी थी, क्या थी, अपॉन में पूरे के नीचे एच स्क्वायर था, देखो है ना, ये पूरे के नीचे एच स्क्वायर था, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, तो ये एफ डबल डैश ऑफ ए बचेगा सिर्फ एच स्क्वायर से डिवाइड करवाने के बाद। यहाँ पे ये क्या बच जाएगा, 1/4 फैक्टोरियल, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ एच स्क्वायर ऑफ एफ फोर्थ टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। ये एफ डबल डैश ऑफ ए है, ठीक है। तो पी ऑफ एफ एक्स है वो मेरे पास, अच्छा ये पी डबल डैश है, सॉरी डबल डैश चलता जा रहा है, ठीक है। पी डबल डैश एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। अच्छा हमें जो इक्वेशन में बोला है वो ये बोला था कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके लिए पी एफ डबल डैश ऑफ ए है वो किसके इक्वल हो जाए, जी है वो किसके इक्वल हो जाए, जी डबल डैश ऑफ ए के ऊपर इसके इक्वल हो जाए। तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल कब होगी, जब मेरे पास ये जीरो होगा, है ना। इसको जीरो होना पड़ेगा, और इसको जीरो होने का मतलब है फोर्थ डेरिवेटिव किसी का भी जीरो होगा, फोर्थ डेरिवेटिव किसी का भी जीरो होगा, इसका मतलब वो मेरे पास 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, तभी तो उसका फोर्थ जो डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो एफ है उसको मैं क्या ले सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी डिग्री उसकी 3 डिग्री पोलिनोमियल ले सकती हूँ, ठीक है। तो हमें वही पूछिए मैक्सिमम, भाई उसका डेरिवेटिव तभी तो जीरो होगा जब उसकी फोर्थ हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से इसकी मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लार्जेस्ट इंटीजर, ठीक है, जिसके लिए वो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज डी मेरे पास लार्जेस्ट उसकी डिग्री हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि लेट पी एफ एक्स है वो मेरे पास एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 दैट इंटरपोलेट्स, जो इस फंक्शन को इंटरपोलेट कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर। तो यहाँ से डायरेक्ट वही हम डिवाइडेड डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइडेड डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा के हमें पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर मिला, हमें ये पॉइंट्स गिवन है -1 0 1, ठीक है। इसके ऊपर वही डिवाइडेड डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना और एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ से एफ एक्स माइनस में पी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मोडलेस एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है।
ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल आ गया। अच्छा इसको अगर मैं चेक करूँ, तो हमें जो गिवन है वो -1 से 1 के अंदर गिवन है। तो जब x मेरा -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, तो उस केस में क्या होगा? ये नेगेटिव होएगा, है ना? तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। और जब ये मेरा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो उस केस में क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? ये हमें गिवन है। अच्छा, हमें क्या करना है? सुप्रीमम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले मैं इसको एक नया नाम दे देती हूँ जीएक्स। ठीक है? ये फंक्शन मेरे पास क्या है? जीएक्स के इक्वल है। तो मैं सबसे पहले जब -1 और 0 एक्स जब मेरा -1 से 0 के बीच में बिलॉन्ग कर रहा है, तो उस केस के लिए मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो उस केस के लिए जो जीएक्स आएगा वो क्या आएगा? माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है? कैसे निकालते हैं? जी डैश एक्स करते हैं, कितना आ जाएगा? माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x, 0 के इक्वल पुट करते हैं। 0 के इक्वल पुट करने के बाद क्या आता है? यहाँ से माइनस का x कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस में 2 इक्वल्स टू में 0, दैट इज x इक्वल्स टू 0 या फिर x की वैल्यू माइनस का 2/3। ठीक है? तो ये मेरे पास जी डैश एक्स आ गया। यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देंगे जी डैश एक्स, तो ये कितना आएगा? एक्स की वैल्यू -2/3 पुट की, तो जी एक्स आया, वो कितना आया? 0 पे तो 0 वैल्यू दे देगा ये, ठीक है? 0 पे तो 0 वैल्यू दे देगा, -2/3 पे चेक कर लेते हैं। तो -2/3 पे कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ -2/3 का क्यूब माइनस ऑफ -2/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा ये? 8 बाय में 64 एंड माइनस में 4 4 बाय में 9। ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखो। सॉरी 64 नहीं, 64 नहीं 27। ठीक है? तो और ये 9 है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? माइनस का 4/27 आ जाएगा। ठीक है? माइनस का 4/27। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई। अच्छा, ये जीएक्स की वैल्यू मिली है जब मेरा एक्स है वो -1 से 0 के बीच में बिलॉन्ग कर रहा है। सिमिलर वे से जब एक्स है वो मेरा 0 से 1 के बीच में बिलॉन्ग करेगा, उस केस में जो जीएक्स आएगा वो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ से भी इसका जी डैश एक्स करेंगे, जी डैश एक्स कैलकुलेट करने के बाद उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स में 0। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू अगेन मेरे पास 0 या फिर 2/3 आ जाएगी। तो ये 2/3 अगेन हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे gx के अंदर। ठीक है? तो ये कितना आएगा? g की पावर 2/3 किसके इक्वल आ जाएगी? 2/3 का क्यूब माइनस में 2/3 का स्क्वायर। अगेन ये माइनस का 4/27 आ जाएगा। ठीक है? क्या आ जाएगा ये? देखो इसको चेक कर लेना, ये कितना आ जाएगा? 8 बाय में 27 और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 4 बाय में 27। तो ये अगेन वापस से मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस का 4/27 के इक्वल। ठीक है? तो ये वैल्यूज़ मुझे मिल गई। अच्छा, ये तो मुझे पता चल गया कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा माइनस का 4/27 पे। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा 2/3 पे, x इक्वल जो x मेरा 2/3 होगा और x मेरा माइनस का 2/3 होगा। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे हमारे पास कैसा क्या गिवन है? मोड गिवन है। अच्छा, अगर मोड गिवन होएगा तो जो ग्राफ हमारे पास ऐसा कुछ बनना चाहिए, वो पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू वो क्या देगा? यहाँ पे देगा। ये जो नेगेटिव वाली चीज़ भी थी, वो भी पॉजिटिव बन जाएगी मॉडुलस अप्लाई करते ही। तो यहाँ पे देखो माइनस का 4/27 था, ये मेरे पास कैसा दे रहा था? नेगेटिव दे रहा था, लेकिन दे तो रहा था कि ये मेरे पास कैसा था? अगर ग्राफ नीचे लाई कर रहा था, तो वहाँ पे इसका मतलब सबसे डीप पॉइंट यही था। तो जब ग्राफ ऊपर लाई करेगा, तो उसका सबसे डीप पॉइंट यही आ जाएगा, मतलब सबसे मैक्सिमम पॉइंट। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? 4/27 मेरे पास क्या आ जाएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।